हेलो लवली लेडीज, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि एमनियोटिक फ्लूइड प्रेगनेंसी में अगर इसका जो लेवल है या वॉल्यूम है ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में बच्चे में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और मदर को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के टाइम पे। तो ये सारी बातें आज डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ा हुआ होना या ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज्ड क्वांटिटी में होना, इस कंडीशन को पॉलीहाइड्रेमनियोस कहा जाता है और कभी कभी हाइड्रेमनियोस भी कहा जाता है। दोनों बातें एक ही हैं। अब इसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस कैसे बनती है, यानी कि कितना बढ़ा हुआ होता है तब हम मानते हैं कि पॉलीहाइड्रेमनियोस की कंडीशन है। तो देखिए, अगर 2000 मिलीलीटर से ज़्यादा होता है एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम तो इसको पॉलीहाइड्रेमनियोस कहा जाता है। इसके अलावा अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, या फिर जो डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट जो नापा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का वो अगर 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो इस कंडीशन को पॉलीहाइड्रेमनियोस कहा जाता है। इसके अलावा क्लिनिकली ऐसे इसको डिफाइन किया जाता है कि इसमें मदर को डिस्कम्फर्ट होने लगता है, एब्डोमेन ज़्यादा ही डिस्टेंडेड हो जाता है ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से, तो महिला को काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है। साथ ही जैसे नॉर्मली डॉक्टर्स जब आपका एब्डोमेन पैल्पेट करते हैं प्रेगनेंसी में, छूकर देखते हैं, तो उन्हें आसानी से पता चल जाता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है, हेड किस तरफ है, ऊपर को है, नीचे को है, किस तरफ, वो सब पता चल जाता है। लेकिन पॉलीहाइड्रेमनियोस की कंडीशन में या हाइड्रेमनियोस की कंडीशन में ये कुछ पता नहीं चल पाता है, क्योंकि एब्डोमेन इतना ज़्यादा डिस्टेंडेड होता है, फ्लूइड से भरा हुआ होता है, तो उस कंडीशन में नहीं पता चल पाता है। तो ये कुछ बातें होती हैं जिससे कि डायग्नोसिस बनती है पॉलीहाइड्रेमनियोस या फिर हाइड्रेमनियोस की। अब अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, लिकर एमनाई क्या होता है, एएफआई क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होता है, तो ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में अपनी एक पिछले वीडियो में बता रखी हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी ऊपर, और साथ ही ये वीडियो जब एंड होगा तो एंड स्क्रीन पर भी आप उस वीडियो का लिंक देख पाएंगे। तो अगर आप चाहें तो उसे देख लीजिएगा, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा मैं जो बातें अभी आपको बता रही हूँ। करीब 20% केसेस जो होते हैं पॉलीहाइड्रेमनियोस के, वो अनफॉर्चुनेटली बच्चे में कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस या कंजेनाइटल डिफेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसमें से सबसे कॉमन जो डिफेक्ट है वो है अनइनकेफेली। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि बच्चे का ब्रेन का टिश्यू ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है, उसका स्कल भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बेबी जो है, क्योंकि उसकी मेनिंजेस जो है ब्रेन की वो एक्सपोज्ड हैं, स्कल की कवरिंग भी नहीं है, तो वहाँ से ज़्यादा फ्लूइड जो है वो निकल सकता है। एक तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। दूसरा ये है क्योंकि ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, तो बच्चे का जो स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स होता है, जिसकी वजह से वो उस फ्लूइड को, एमनियोटिक फ्लूइड को स्वॉलो करता रहता है। नॉर्मल कंडीशन में बच्चा जो है वो करता है स्वॉलो, लेकिन इस कंडीशन में यानी कि एनिनकेफेली की कंडीशन में प्रोबेबली वो स्वॉलो नहीं कर पाता है। अगली चीज़ जो तीसरा कारण हो सकता है वो ये है कि इसमें बच्चा जो है उसमें जो एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है उसका सप्रेशन हो जाता है, क्योंकि जैसे कि ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं हो पाया है, तो उसकी वजह से ज़्यादा यूरिन आउटपुट हो जाता है बच्चे का, जिसकी वजह से कि बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड वहाँ पे जमा हो जाता है। तो इसकी वजह से वहाँ पे पॉलीहाइड्रेमनियोस होता है। तो जनरली जब भी अनइनकेफेली की कंडीशन होती है, ये कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी प्रेजेंट होती है बच्चे में, तो करीब 50% केसेस में देखा गया है कि वहाँ पे हाइड्रेमनियोस की कंडीशन भी साथ में जुड़ी हुई मिलती है। अगला जो कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन है जिसमें जो कि कई बार इस कंडीशन के साथ यानी कि पॉलीहाइड्रेमनियोस की कंडीशन के साथ मिलता है, वो है स्पाइना बाइफिडा। इसमें जो बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाती है, तो एक ये एब्नॉर्मेलिटीज़ में प्रेजेंट हो सकती है। इसके अलावा कुछ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ अगर हैं बच्चे में, तो उस कंडीशन में भी देखा गया है कि हाइड्रेमनियोस साथ में मिलता है। अगली कंडीशन जो एसोसिएटेड हो सकती है हाइड्रेमनियोस के साथ वो है इसोफेजियल एट्रीजिया। ये भी एक तरीके की कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी होती है बच्चे में, जिसमें कि उसका इसोफेगस ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है या बहुत ही ज़्यादा नैरो रह जाता है।
तो इसोफेगस क्या होता है, ये मुंह को पेट से जोड़ने वाली नली होती है, उसको इसोफेगस कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी जनरली हाइड्रोमनियोस मिलता है। करीब 15% केसेस जो इसोफेजियल एट्रीसिया के होते हैं उनमें साथ में हाइड्रोमनियोस की कंडीशन भी जुड़ी हुई होती है। तो इसमें हो सकता है कि बेबी जो है, क्योंकि इसोफेगस नैरो है या बना ही नहीं है ठीक से, तो बच्चा स्वॉलो नहीं कर पाता है एमनियोटिक फ्लूइड को, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। तो एक ये कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी होती है। इसके अलावा और भी कुछ कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनके साथ हाइड्रोमनियोस की कंडीशन मिलती है, जैसे कि फेशियल क्लेफ्ट्स हैं, उस कंडीशन में मिल सकती है हाइड्रोमनियोस की कंडीशन, या फिर नेक में कुछ एब्नॉर्मल मासेस बेबी के डेवलप हो जाएं तो उस कंडीशन में भी स्वोलोइंग के साथ वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसे रोकता है, उस कंडीशन में भी हाइड्रोमनियोस की कंडीशन साथ में मिल सकती है। इसके अलावा अगर बच्चे में हाइड्रोप्स फिटेलिस नाम की कंडीशन है, देखिए इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, मेरा जो एक वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे डिटेल में अगर आपको देखना हो तो लिंक ऊपर आई बटन में आपको दे दूँगी। तो नेगेटिव अगर मदर का ब्लड ग्रुप होता है और फादर का पॉजिटिव है और बेबी का भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वहाँ पे हो जाता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जनरली, लेकिन उसके बाद की जो प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें बच्चे में जो मदर की एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई होती हैं मदर के ब्लड में, वो बच्चे के रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। तो उससे ये कंडीशन जो काफ़ी सीरियस होती है हाइड्रोप्स फिटेलिस की, ये डेवलप हो जाती है। तो ये कंडीशन जब होती है बच्चे में, तब भी देखा गया है कि साथ में हाइड्रोमनियोस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो एक ये रीज़न है। इसके अलावा कार्डियोथोरेसिक एब्नॉर्मेलिटीज़ अगर बच्चे में हैं, यानी कि बच्चे का कुछ हार्ट से रिलेटेड एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं, चेस्ट से रिलेटेड एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं, उसमें भी साथ में हाइड्रोमनियोस की कंडीशन मिल सकती है। इसके अलावा अगर बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं तो उसमें भी साथ में हाइड्रोमनियोस की कंडीशन जुड़ी हुई मिल सकती है। और अगर टॉर्च इन्फेक्शन से बच्चा सफ़र कर रहा है, टॉर्च क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, मैं लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो टॉर्च इन्फेक्शंस जो होते हैं, अगर उससे बच्चा सफ़र कर रहा है तो उस कंडीशन में भी कई बार हाइड्रोमनियोस की कंडीशन साथ में मिलती है। ये तो कुछ एब्नॉर्मेलिटीज़ हो गई जो कि बेबी में मिल सकती हैं, कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटीज़। इसके अलावा हो सकता है कि कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी नहीं है अगर, तो उस कंडीशन में एक और रीज़न हो सकता है, जैसे कि जो प्लेसेंटा होता है बच्चे का, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि प्लेसेंटा क्या करता है, ये बच्चे को माँ के यूट्रस से जोड़े रखता है। एक तरफ से प्लेसेंटा जो होता है वो यूट्राइन लाइनिंग से जुड़ा हुआ होता है और दूसरी तरफ से अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल के थ्रू बच्चे की नाभि से जुड़ा हुआ होता है। तो बच्चा जो भी मदर से ब्लड सप्लाई लेता है उसी के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, अपने पोषक तत्व जो होते हैं वो लेता है, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू ही लेता है। अब अगर प्लेसेंटा में एक तरीके का ट्यूमर डेवलप हो जाता है जिसको कि कोरियोएंजियोमा ऑफ प्लेसेंटा कहा जाता है, तो उस कंडीशन में भी फिर प्लेसेंटा से ज़्यादा फ्लूइड जो है वो सिक्रीट होने लगता है या ट्रांजिडेट करने लग जाता है प्लेसेंटा में से, तो उस कंडीशन में भी हाइड्रोमनियोस की कंडीशन साथ में मिल सकती है। कई बार जब मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, यानी कि एक से ज़्यादा बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो उसमें भी कई बार हाइड्रोमनियोस की कंडीशन साथ में मिलती है। खासतौर पे जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, यानी कि जो एक ही अंडे से डेवलप होते हैं ट्विंस, उनके केस में ज़्यादा देखा गया है कि हाइड्रोमनियोस साथ में मिल सकता है। तो एक तो ये बात होती है। इसके अलावा अब ये तो मैंने आपको कुछ बातें बता दी जो कि बेबी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अब मदर में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से कि हाइड्रोमनियोस की कंडीशन मिल सकती है। तो हो सकता है कि बेबी में कोई कॉज ना हो, बेबी बिल्कुल ठीक हो, लेकिन फिर भी हाइड्रोमनियोस की कंडीशन मिल रही है, तो ऐसा फिर मैटरनल कॉजेस की वजह से होता है। अब देखिए इसमें जो सबसे कॉमन चीज़ है वो होती है, मदर को अगर डायबिटीज़ है, पहले रही हो या प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ डेवलप हो गई हो, तो उस कंडीशन में देखा गया है कि करीब 30% केसेस जो होते हैं मदर में डायबिटीज़ के, वो जनरली हाइड्रोमनियोस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि माँ के शरीर में, माँ के ब्लड में जो शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ होता है, उसी की वजह से जो बच्चे के बॉडी में ब्लड में शुगर लेवल वो भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से बच्चे का जो यूरिन आउटपुट होता है वो ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कंडीशन होती है कि अगर मदर में डायबिटीज़ है तो हाइड्रोमनियोस की कंडीशन मिल सकती है। इसके अलावा अगर मदर में कोई कार्डियक प्रॉब्लम है या रीनल प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम मतलब हृदय रोग है, अगर कोई रीनल प्रॉब्लम मतलब अगर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी प्लेसेंटा में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा ट्रांसुडेशन होता है, फ्लूइड का ज़्यादा पानी निकलता है प्लेसेंटा में से और उसकी वजह से फिर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा
बढ़ जाती है। तो ये कुछ मैटरनल कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से कि हाइड्रोएमनियोज़ की कंडीशन मिल सकती है। अब 50 से 60% केसेस जो हाइड्रोएमनियोज़ के होते हैं, ये कई बार कुछ भी एब्नॉर्मैलिटी नहीं जुड़ी हुई होती, कोई रीज़न पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी हाइड्रोएमनियोज़ की कंडीशन वहाँ पे मिलती है। यानी कि 50 से 60% केसेस हाइड्रोएमनियोज़ के जो होते हैं, उनमें हो सकता है कोई भी कंजेनाइटल एब्नॉर्मैलिटी बेबी में ना हो, कोई डिज़ीज़ मदर में ना हो, लेकिन फिर भी वहाँ पे हाइड्रोएमनियोज़ की कंडीशन मिलती है। तो इनको इडियोपैथिक केसेस कहा जाता है, यानी कि जिसमें कॉज़ नहीं मिलता है। अब अगर हम बात कर लें कि कितने टाइप के हो सकती है हाइड्रोएमनियोज़ की कंडीशन, तो एक एक्यूट हाइड्रोएमनियोज़ होता है और एक क्रॉनिक हाइड्रोएमनियोज़ होता है। क्रॉनिक ज़्यादा कॉमन होता है, एक्यूट बहुत ही लेस कॉमन होता है। क्रॉनिक हाइड्रोएमनियोज़ में क्या होता है कि धीरे-धीरे कुछ हफ्तों में धीरे-धीरे करके जो एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। एक्यूट हाइड्रोएमनियोज़ में क्या होता है कि कुछ ही दिनों में एकदम से सडनली एब्डोमेन जो मदर को है वो अपना बिल्कुल डिस्टेंडेड फील होने लगता है और एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सिवियरिटी के हिसाब से इसका जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। तो अगर जो डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट मेजर किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का वो 8 सेंटीमीटर से लेके 11 सेंटीमीटर के बीच में है, तो उसे माइल्ड हाइड्रोएमनियोज़ कहा जाता है। अगर 12 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक का है, जो डीवीपी है यानी कि डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट है, तो इसको मॉडरेट हाइड्रोएमनियोज़ कहा जाता है। लेकिन अगर 16 सेंटीमीटर तक है और या फिर उससे ज़्यादा हो गया है, तो उस कंडीशन को फिर सीवियर हाइड्रोएमनियोज़ की कंडीशन में रखा जाता है। अब सबसे पहले क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोएमनियोज़ के लक्षणों की बात कर लेते हैं कि मदर को क्या प्रॉब्लम्स इससे हो सकती हैं। तो शुरू-शुरू में क्योंकि ये धीरे-धीरे डेवलप होता है क्रॉनिक हाइड्रोएमनियोज़, तो इसमें हो सकता है शुरू में मदर को इनकन्वीनियंस ना हो, लेकिन जैसे-जैसे एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बढ़ने लग जाता है, फिर मदर को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो कई बार कई मदर्स जिनको इस तरीके की दिक्कत होती है, उनमें देखा गया है उन्हें बैठने का मन करता है ताकि थोड़ी आसानी से सांस आए, और कई बार देखा गया है कि लेटे हुए भी जो सांस जो है मदर की वो फूली रहती है, दिक्कत होती है सांस लेने में। इसके अलावा पैल्पिटेशन हो सकती है, यानी कि धड़कन जो दिल की है वो महसूस होने लगती है। इसके अलावा पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, वेरिकोज वेन्स की कंडीशन डेवलप हो जाती है, और साथ में हेमरॉइड्स या पाइल्स की प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है। डॉक्टर जब आपके एब्डोमेन को पैल्पेट करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बच्चा आसानी से फील नहीं होता है, बच्चे की पोजीशन फील नहीं होती है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड भरा हुआ होता है। जब आपका वो इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं डॉक्टर, तो उन्हें महसूस हो सकता है कि आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वो थोड़ा सा खुला हुआ है, और उसमें से जो मेम्ब्रेन्स हैं, एमनियन कोरियन मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, वो बल्ज आउट करती हुई सी महसूस हो सकती हैं डॉक्टर को। तो इसमें आपका अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा, और अल्ट्रासाउंड कराना क्यों ज़रूरी होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अल्ट्रासाउंड से एक तो डायग्नोसिस बनाने में हेल्प मिलती है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया ही था कि AFI कितना होना चाहिए हाइड्रोएमनियोज़ की कंडीशन में डायग्नोसिस बनने के लिए। तो करीब 25 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा मिलेगा AFI, या डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट जो है वो 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिलेगा। तो उस तरीके से अल्ट्रासाउंड करके डायग्नोसिस बनाने में हेल्प मिलती है पॉलीहाइड्रोएमनियोज़ की। इसके अलावा ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे में कोई कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन तो नहीं है, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, ट्विंस वाली कंडीशन तो नहीं है, तो ये भी अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड से बच्चे की लाई और प्रेजेंटेशन भी पता करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि हाइड्रोएमनियोज़ की कंडीशन में एब्डोमेन को छूकर तो डॉक्टर्स नहीं बता पाते कि क्या पोजीशन है बच्चे की, क्या लाई है, क्या प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है। तो उस कंडीशन में भी अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि बच्चे की लाई कैसी है, लॉन्गिट्यूडिनल लाई है, बच्चा टेढ़ा तो नहीं है, गर्भ में बच्चे का सर नीचे की तरफ है कि कहीं ब्रीच प्रेजेंटेशन तो नहीं है। तो इस तरीके की सारी बातें अल्ट्रासाउंड से क्लियर होती हैं इस कंडीशन में, हाइड्रोएमनियोज़ की कंडीशन में। इसके अलावा क्या होता है कि मदर के कुछ प्रॉब्लम्स देखना ज़रूरी होता है, तो उसमें ABO-RH ब्लड ग्रुपिंग कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कई बार अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बेबी का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाता है फादर से, अगर वो इनहेरिट कर लेता है, तो उस कंडीशन में हाइड्रॉप्स फिटेलिस की कंडीशन डेवलप होती है, वहाँ पे भी हाइड्रोएमनियोज़ की कंडीशन मिल सकती है। शुरू में मैंने आपको बता दिया था। तो उसके लिए फिर मदर का ब्लड ग्रुप कराना वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा ये देखना ज़रूरी होता है कि मदर में डायबिटीज़ तो नहीं है, तो उसके लिए डॉक्टर्स आपका शुगर टेस्ट कराएंगे, ब्लड शुगर टेस्ट कराएंगे, साथ ही अगर ज़रूरत होगी तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी आपका कराया जा सकता है डायबिटीज़ चेक करने के लिए। एमनियोटिक फ्लूइड की कई बार जांच कराएंगे आपके डॉक्टर्स, क्योंकि क्या होता है कि जब ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं बेबी में, तो उस कंडीशन में अल्फा फीटोप्रोटीन की मात्रा जो है एमनियोटिक फ्लूइड में वो काफ़ी बढ़ी हुई मिलती है। तो इसको एक्सक्लूड करने के लिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का पता करने के लिए भी ये टेस्ट आपका
कराया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हाइड्रेमनियोस की कंडीशन प्रेजेंट है तो इसको मैनेज कैसे किया जाता है। तो देखिए, पहली चीज़, अगर माइल्ड है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर ही है जो डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट है, वो तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि जनरली मदर को बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, खाली रेस्ट करने को बोला जाता है और वेट किया जाता है। जनरली इसमें क्या होता है, ये खाली ट्रांजिएंट होता है, हो सकता है कि खाली थोड़े टाइम के लिए बढ़ा हो एमनियोटिक फ्लूइड और फिर धीरे धीरे करके ये अपने आप, जैसे थोड़ी प्रेगनेंसी एडवांस करती है तो वहाँ पे अपने आप जो है एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल वो ठीक हो जाता है। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है। लेकिन अगर सीवियर पॉलीहाइड्रेमनियोस है, यानी कि 16 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है जो डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट है, तो उसमें फिर कई बार हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है मदर को। तो इसमें डॉक्टर्स जनरली दो तरीके की अप्रोच रखते हैं। अगर 37 वीक्स से कम की प्रेगनेंसी है तो वहाँ तो डॉक्टर्स अभी चाहेंगे कि अभी थोड़ा और टाइम मिल जाए ताकि 37 वीक्स पूरे हो जाएं, तो उसके बाद ही डिलीवरी हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, बेड रेस्ट तो होता ही होता है, बेड रेस्ट तो करना ही ज़रूरी है। इसके अलावा डॉक्टर्स जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो एक्स्ट्रा एमनियोटिक फ्लूइड अंदर भर गया होता है, उसको उसकी ड्रेनेज कर सकते हैं, यानी कि उसे निकाल सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन इसमें जनरली क्या होता है कई बार कि फिर से एमनियोटिक फ्लूइड फिर से बढ़ जाता है, तो उसको फिर से निकाल दिया जाता है। तो इस टाइप से थोड़ा उसको मैनेज किया जाता है कंडीशन को, अगर 37 वीक्स तक की प्रेगनेंसी नहीं हुई है। अगर 37 वीक्स की प्रेगनेंसी हो गई है तो उस कंडीशन में फिर डॉक्टर्स चाहते हैं जनरली कि लेबर इंड्यूस करके डिलीवरी करा दी जाए। तो इस तरीके से इसका मैनेजमेंट होता है। मैंने आपको बहुत डिटेल में नहीं बताया है, खाली एक रफ आइडिया दिया है। अगर आपको जो मैंने सिम्टम्स बताए हाइड्रेमनियोस के वो प्रेजेंट हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर को बताइए, आगे का मैनेजमेंट वही करेंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशंस करानी होगी करेंगे। और वैसे भी अगर आपकी नॉर्मल भी प्रेगनेंसी है तो आपको रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट के टच में हमेशा रहना चाहिए, रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए। इसीलिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि अगर अर्ली स्टेजेस में ही प्रेगनेंसी के अगर आप, क्योंकि अगर आप रेगुलर चेकअप कराएंगी तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर होगा जुड़ा हुआ आपकी प्रेगनेंसी के साथ या बेबी के साथ, तो उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, यानी कि जल्दी उन चीज़ों का पता चल जाता है और उसको मैनेज किया जा सकता है। अगर देर से आप पहुंचेंगी डॉक्टर के पास तो वहाँ पे उतनी ही दिक्कत होगी उसको मैनेज करने में। इसीलिए प्रेगनेंसी में हमेशा रेगुलर चेकअप्स जो है वो कराते रहना चाहिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट से। तो ये वीडियो अगर आपको कुछ अच्छा लगा है, काम का लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।